अप्राकृतिक संबंधों की बात सामने है कि एविडेंस तक मैंने पेश कर रखे हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। जो फ़ोटो मेरे पास है वो फ़ोटो मैंने दे दी है। एसआईटी ने मेरे को, रिकॉर्डिंग है मेरे पास एसआईटी मेंबर की, जिन्होंने मेरे को आखिरी दम तक ये आश्वासन दिया कि जो वीडियो बनाने का काम और फोटो के जरिए जो चीज़ हुई है, जो टेबलेट लड़के द्वारा यूज़ की गई है, जो मैंने स्क्रीनशॉट उसका निकाल के दे भी दिया था, हर डॉक्यूमेंट मैंने रज्जो आईओ को दिए, परंतु मामले को ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दोन की राम भाई ई वापे फिलहाल हिसार मौजूद हाँ। 3 दिन से या गुड़िया भाई अपने घर के सामने बैठी, जो ससुराल पक्ष के घर के सामने बैठी है। 3 दिन से ये परसों 10 बजे के आसपास बैठी थी, तभी से इसने खाना पीना भी बंद कर रखा है और ये 3 दिन से यह इंतज़ार कर रही है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, इस गुड़िया से सारी बातें पूछेंगे और ये पूछेंगे कि ये यहाँ क्यों बैठी है और मामला क्या है पूरा। आपको सारी बात इन्हीं गुड़िया से पूछते हैं। नमस्ते भाई। क्या नाम आपका? स्नेहलता। स्नेहलता, हाँ जी। आप यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी शादी हुई थी इस घर में 3 अप्रैल 2021 को। तब के मतलब शादी के 20 दिन बाद मेरे पति को कोरोना हो गया था। मैंने उसकी पूरी संभाल की, उसको बचाया। उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे को बुरी तरह से दहेज के नाम पे प्रताड़ित किया जाने लगा, दहेज मांगा जाने लगा। बड़ी गाड़ियों की डिमांड इनकी तरफ से की गई, मारपीट तक, घर से निकालने का इनका जारी रहा। लेकिन मेरे घर वाले हैं उनकी तरफ से बड़े प्रयास जारी रहे। 4 से 5 पंचायतें दोनों पक्षों के बीच होती गई कि मेरा इरादा था शुरू से इस घर में बसने का। अभी मैं परसों 10 बजे के करीब यहाँ पर आई, मेरी मतलब सास को मैंने आवाज़ लगाई तो उन्होंने जैसे गेट खोला तो उनको पता लगा बहू आई है, तभी मुझे झटपते हुए वो गेट को बंद कर गए। फिर भी मेरा यही कहना रहा कि मुझे इस घर में बसना है, मेरे को गेट खोल दिया जाए, अंदर आने दिया जाए। लेकिन परसों से मैं बिल्कुल भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ। ये परिवार बिल्कुल भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, गेट नहीं खोले जा रहे हैं। SHO से, पुलिस महकमे से मैंने पूरी गुजारिश कर ली है कि कृपया आप इनका गेट खुलवाएं, इनसे बात करें। पुलिस का परसों कहना था कि तेरे ससुर से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मायके पक्ष को बुलाया जाए और 2 बजे पंचायत रखी जाएगी। मैं चाहता हूं पंचायत के बीच में हम दोनों परिवार बात करें। लेकिन कल मेरे मायके पक्ष से गाड़ी भर के आई है, व्यक्ति आए हैं, कुछ लेडीज़ आई हैं, तो 1:30 बजे के करीब मेरा मायका पक्ष यहाँ पहुँच चुका था। लेकिन 1:30 बजे से 5:30 का टाइम 6 बज गए थे, लेकिन अंदर से कोई भी एक भी व्यक्ति बिल्कुल सामने नहीं आया। पंचायत तो दूर की बात। मेरा कहना सिर्फ यही है कि कम से कम ये स्पष्ट तो किया जाए बाहर आके कि ये परिवार चाहता क्या है। क्या इस बेटी पे दया नाम की कोई चीज़ नहीं है? ब्याह के ये मेरे को लेके आए हैं, इतना आवारगर्दी बना दिया जाता है बेटियों को। सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहूँगी, सरकार को कहना चाहती हूँ कि एक काम कर लो, बेटियों का ये हाल देखते हुए तो यही कर लो कि बेटी जन्मो और बेटी मारो। आप इस नारे को बदल लो। 3 दिन से कोई भी मंत्री, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से SP, कोई भी मेरे को ये देखने नहीं आया है कि बेटी से जान ले। बात क्या है? क्या इंसाफ बेटी मांग रही है? तो मैं यही गुजारिश कर रही हूँ मीडिया कर्मियों के जरिए भी, CM से भी, गृह मंत्री अनिल विज तक मैं जा चुकी हूँ कि मेरे को न्याय दिलवाया जाए, इस घर के दरवाजे खुलवाए जाएं। कम से कम कोई व्यक्ति बाहर आके ये तो निष्पक्ष रूप से कर दे। पंचायत की अफवाहें फैलाई गई, क्यों झूठा आश्वासन पुलिस ने भी दिया, ससुर द्वारा दिया गया कि 2 बजे पंचायत, क्यों मायके पक्ष से आखिर लोग बुलाए गए? तो ना बेबे, फिर ये मामला स्टार्ट कब से हुआ था? मामला किस कारण से शुरुआत हुआ कि आपको मायके जाना पड़ा? मायके का ये है कि 12 जनवरी को जो मेरा पति है उसने गला पकड़कर मेरे साथ मारपीट की। मौके पे सास ससुर मौजूद थे, किसी ने छुड़वाने का कोई काम नहीं किया। गला पकड़कर मारते ही मेरे को ये जो मेरा ससुर है और पति परवीन है, दोनों बुलेट से भागे हैं और सास भी मौके से भाग गई। तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए उस समय 112 पर कॉल की। मौके पर टीम पहुंची, उन्होंने हाल जाना। उसके तुरंत कुछ ही देर बाद लड़का और ससुर पहुंचते हैं बाइक से। उनका कहना ये था कि हमने इसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ने जब लड़के से पूछा, लड़के ने सामने मंजूर किया कि मैंने गला पकड़कर मारपीट की है। ये चीज़ होते होते पुलिस का कहना ये था कि बेटी हम राय देते हैं कि मायके पक्ष से लोग बुलाए जाएं और आपको मायके में ले जाएं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं मायके पक्ष को बुला लेती हूँ। मायके पक्ष को बुलाया, इन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी यहाँ पे लिखवाई है। इनका कहना ये था कि हम लड़के को ले जा रहे हैं, परंतु थाने में लड़के को भी नहीं ले जाया गया। मायके पक्ष से लोग यहाँ पे
से रही है। वो हमेशा जब से मैं इस घर में ब्याही आई हूँ मुझे हमेशा ये बोलते आए हैं, यहाँ आके इतनी इज्जत मैंने उनकी की, परंतु उनका कहना ये था कि अपने घर जा मटोर और वहाँ जाके वकालत कर ले। मैं कहना चाहूँगी जो ये बनी सिंह है अहलावत, इस व्यक्ति की भी पूरी जांच की जाए। आखिर इसने इतना मामला क्यों उछाला, क्यों ये मेरे पीछे पड़ा। इस घर में मैं जब से आई हूँ इसकी यही स्टेटमेंट रही है, वकालत कर ले। मेरे मायके पक्ष से लोग मुझे लेने आए तो उनको स्टेटमेंट दी कि इस लड़की का शरीर चेक करके लेके जाना। बड़ी अभद्र शब्दों का व्यक्ति प्रयोग करता है, उस व्यक्ति की भी स्पष्ट जांच हो। एक वो करे थे ना, कोरोना था, कोरोना से आपने उनका 1 महीने के अंदर उनको बिल्कुल ठीक करा। हाँ जी, तो इतना सब कुछ बढ़िया था ना, तो उसके बाद भी फिर ये ऐसे क्या करे, उस कारण रहा होगा, मुख्य कारण उसके तुरंत बाद 2-3 दिन बाद ये रहा है इनका। हाँ, कोरोना इस लड़के को हुआ। सास ससुर को मैंने बोला कि इसको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, मैं इसकी पत्नी होते हुए इसकी खुद देखभाल करूंगी। ऊपर एक कमरा है, कमरे के अंदर 24 घंटे मौजूद रहते हुए मैंने दिन रात इसकी सेवा की। 1 महीने के अंदर जिनके फोटोज मेरे पास हैं, ऑक्सीजन इसको लगती रही कि मैंने इसको इतने अच्छे से केयर करते हुए बचाया। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद मैं ये भी कहती थी कोरोना के दौरान मम्मी पापा को कि आप भी मिल लो, देख लो, लेकिन इनका कहना होता था कि हमारी एज ज़्यादा है, हमें कोरोना हो जाएगा, तू रहो पास। मेरे भाई के पास ससुर का फ़ोन जाता है कोरोना के टाइम में कि बेटा अपने गुड़िया, क्या ये तो भगवान भेज दिया हमारे घर में कि मेरा बेटा बचा है। लेकिन क्या होता है कि 2-3 दिन बाद जैसे इनको ये स्पष्ट हो गया कि हमारे बेटे की जान बच गई है, गाड़ी के नाम पे सास ने बड़ी साजिश रची, गाड़ी का नाम लेते हुए कि मेरे बेटे के 18 साल की लड़की के रिश्ते आ रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ी देने वाले आ रहे थे। सास ने ना ससुर के मौजूद होते हुए ना पति के ये बात घर में कहनी शुरू की। मैंने बड़े प्यार से उनसे रिप्लाई इस चीज़ का ये भी बोला कि मम्मी ये बात ना करें, अगर आप 18 साल की लड़की आ रही थी तो उसका रिश्ता लेना चाहिए था। फिर उनका आगे से दोबारा कमेंट आता है कि जो तेरा मुंह है वो, मेरा लड़का तो इतना स्मार्ट है, तेरा बंदर जैसा चेहरा है। ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने बदतमीजी की। फिर भी मैं प्यार से पेश आती थी कि मेरे को ऐसा ना बोला जाए, आपका लड़का मेरे को खुद, पूरा परिवार खुद देख के लेके आया है। लेकिन गाड़ी की डिमांड, जेठ जिठानी के गहने की डिमांड की तेरे बाप ने सबके दिए हैं, लेकिन जो हमारा बड़ा लड़का और बहू है, गाँव में इतनी बदनामी हुई है कि उसके नहीं दिए। इनका कहना ये है कि हमारी इमेज इतनी अच्छी है कि मेरे जो पापा हैं सुभाष चंद्र, वो जेवीटी रिटायर्ड टीचर हैं, और जो दादाजी हैं वो भी रिटायर्ड टीचर हैं, प्रॉपर्टी फुल है। इनका ये एक मकान ये है 1 करोड़ की, गांव में कोठी है मैयड़ में, जो अभी तक ये फाइनल नहीं है कि वो कोठी कौन से लड़के के नाम है, क्या है। हाँ, इतना तक ससुर के द्वारा साजिश रची जा रही है। जब ये मामला ये हुआ कि स्नेहलता यहाँ पे बैठ गई है और कोर्ट में मैंने रेजिडेंस ऑर्डर तक के लिए अप्लाई किया सरकार के सामने कि मेरे को ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए, तो देखिए ससुर की क्या साजिश रही। इतना प्लान से उन्होंने काम लिया कि उनका कहना यह है कि मैंने अपने बेटे परवीन को बेदखल कर दिया है। तो बेदखल का आप सामने कोर्ट का एक स्टाम्प पेपर मेरे को दिखाएं कि हाँ परवीन को बेदखल किया गया है। और बेदखल आखिर स्नेहलता को घर से निकालने के बाद ही परवीन को बेदखल क्यों किया गया। तो लगातार दहेज की मांग, गाड़ी की मांग, इनकी गहनों की मांग चलती रही, बड़ी मारपीट होती रही, पंचायतें होती रही। लास्ट में इन्होंने 12 जनवरी को ये इंसिडेंट लिया है। फिर मैंने जैसे ही मायका पक्ष मेरे को लेके गया है, 13 जनवरी को मैंने कैथल वुमेन सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद लड़के ने डाइवोर्स का केस अप्लाई किया। मैंने नहीं किया कोई डाइवोर्स का, न मैं चाहती बिल्कुल भी तलाक लेना। अभी भी मैंने रेजिडेंस ऑर्डर के लिए अप्लाई किया हुआ है। दहेज की है, तारीख लगी हुई है, अभी तो कोई उस पर बात नहीं हुई है, कोई सामने नहीं आए हैं। सम्मन तक जो मैंने रेजिडेंस ऑर्डर के सम्मन डाले हुए हैं वो सम्मन तक रिसीव नहीं कर रहा है लड़का। कहने का मतलब मेरे लिए कोई न्याय, कोई इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। अब भी समाज के जरिए 3 दिन से मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि स्नेहलता नहीं चाहती कि इस मुद्दे को और ज़्यादा बढ़ाकर कि और बेइज्जती का काम किया जाए। जिस घर में लड़की ब्याही आ जाती है वो फिर भी आखिरी दम तक भी ये सोचती है कि किसी न किसी समाज के जरिए, अच्छे व्यक्तियों के जरिए बैठकर ये घर बस जाए, लेकिन ये किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं है। एक और यो कह रहे थे ना आप, जो लड़का है उसकी गिरफ्तारी का कोई मामला था, वो ले गए थे पुलिस वाले, फोटो उतारना था, वो क्या मामला था? वो मामला ये है कि पुलिस ने, जो कैथल पुलिस ने मेरे साथ इतनी बेइंसाफी की है। 3 तारीख को कैथल क्लाइथ कैंची पे रज्जो आईओ पहुंचते हैं एक पुलिसकर्मी के साथ। एक लड़का और था उनके साथ पुलिसकर्मी ही। उनका कहना ये था कि स्नेहलता आप हिसार चले
और इन्वेस्टिगेशन करके आते हैं। आप बता देना हमें घर में क्या क्या है, कैसे कमरे हैं, क्या चीज़ें हैं, कि हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको मैडम से, डॉक्टर से मिलेंगे, हर टाइप की बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैं क्लाइट कैंची चौक से उनके साथ बैठी हूँ, लेकिन चालान में भी उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लड़की तो क्लाइट मिलकर हमें डॉक्यूमेंट दे के गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन आप निकाल सकते हो, क्लाइट से मेरे को हिसार लाया गया ये बहका के कि ऊपर तुम्हारे ससुराल में हर रूम देखा जाएगा, हर चीज़ देखी जाएगी, हॉस्पिटल में मैडम के पास मिलवाऊंगी। लेकिन क्या किया गया, हिसार पहुँचते ही मेरी बुआ जी का लड़का मेरे साथ था, क्योंकि अकेली मुझे भी डर था कि हाँ इस परिवार के साथ इतना होने के बाद ये मुझे हिसार ले जा रहे हैं तो मेरे साथ कोई भी घटना भी घट सकती है। मैंने अपनी बुआ का लड़का साथ लिया। बुआ का लड़का और मेरे को ये कह के गाड़ी में बैठाया गया कि आप तो यहाँ बैठें और हम जांच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मकान है सामने ही, जेई अंकल हैं, उन्होंने एंट्री की है आईओ ने। मुझे नहीं पता है क्या बयान लिए क्या नहीं, ना मेरे पास ऐसी कोई बात आई है। उनका कहना ये था कि हम पड़ोसियों को बयान लेंगे। साइड वाले घर में फिर आए हैं, परवीन नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में भी आए हैं। वो 2 मकानों से वो बयान लेके गए अंदर से। उसके बाद ससुराल में घर उन्होंने गेट का दरवाजा जैसे खड़काया है गेट, तो काफ़ी देर बाद ये दरवाज़ा खोला गया है। रज्जो आईओ एक पुलिसकर्मी के साथ अंदर जाती है और जो फोटो है परवीन की, फोटो खींचकर, जो मेरे पति हैं उनकी फ़ोटो खींचकर लाई हुई है और कैथल थाने में वो फ़ोटो खींच के दिखाया हुआ है कि इस लड़के की अरेस्टिंग कर दी गई है। इवन अप्राकृतिक संबंधों की बात सामने है कि एविडेंस तक मैंने पेश कर रखे हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। फ़ोटो, जो फ़ोटो मेरे पास है वो फ़ोटो मैंने दे दी है। एसआईटी ने मेरे को, रिकॉर्डिंग है मेरे पास एसआईटी मेंबर की, जिन्होंने मेरे को आखिरी दम तक ये आश्वासन दिया कि जो वीडियो बनाने का काम और फोटो के जरिए जो चीज़ हुई है, जो टेबलेट लड़के द्वारा यूज़ की गई है, जो मैंने स्क्रीनशॉट उसका निकाल के दे भी दिया था, हर डॉक्यूमेंट मैंने रज्जो आईओ को दिए, परंतु मामले को पूरी तरह घोलते हुए उस चीज़ को दबाकर सिर्फ एक दहेज के नाम पे ये पर्चा दर्ज किया गया। डीएसपी कुलवंत ने बड़ा मामला खराब किया। कैथल के एक डीएसपी कुलवंत हैं, जिनके पास रिपोर्ट जाते ही सास ससुर का नाम काट कर ये कहा गया कि सिर्फ लड़का कसूरवार है। कहने का मतलब मेरा साफ तौर पे ये है, ये परिवार हमारे ऊपर ये दबाव बनाए हुए हैं कि प्रॉपर्टी फुल है, राजनीतिक संबंध अच्छे हैं। व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि इनका कहना ये है कि जो भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं डिप्टी सीएम, कि हमारे साथ उनके इतने अच्छे रिलेशन हैं कि हमें वो बचा लेंगे। और मेरा कहना यह है कि क्या भाई दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वो क्या बेटियों के साथ ऐसा काम करेंगे? नहीं। अगर सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भाई दुष्यंत से भी कहना चाहूँगी, अगर ये मामला ये लगता है आपको ये परिवार राजनीतिक संबंधों का मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, तो मामले की प्लीज़ निष्पक्ष जांच करवाएं। अनिल विज तक मैं जा चुकी हूँ, तो अब दुष्यंत भाई से भी निवेदन करती हूँ कि इस मामले की अच्छे से जाँच करवाएं। 3 दिन से ये बहन भूखी प्यासी यहाँ पे बैठी हुई है। ये जो ना प्राकृतिक संबंधों की करे, ये भी उसमें शिकायत में दर्ज है कि नहीं है? नहीं, 377 के मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ का प्रूफ है। उन्होंने मेरे को बोला भी कि चीज़ दी जाए, मैंने एसआईटी को वो चीज़ दे भी दी है। उसके बारे में एसआईटी की जो महिला थाना की संध की एसएचओ हैं और एएसपी हैं, उन्होंने हर चीज़ मेरे से व्हाट्सएप पे ली कि हर चीज़ भेजी जाए। मैंने उनको भेजी हैं, टेबलेट तक की चीज़ें कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। हाँ, रिकॉर्डिंग जो मैडम की है, हर रिकॉर्डिंग में हमेशा मेरे को ये बोलते आए कि फ़ोन लिया जाएगा, फ़ोन के बिल लिए जाएंगे। उसके बाद ये भी कहा कि लड़का बोल रहा है फ़ोन तो टूट चुका है। अगर कोई इतना बड़ा गुनाह करके ये बोल रहा है कि फ़ोन टूट चुका है तो आप जांच करें। मैडम आगे से बोल रही है रिकॉर्डिंग में, साफ तौर पे उनका कहना है कि टूटा हुआ फ़ोन लिया जाएगा। ना कोई टूटा हुआ फ़ोन लिया गया है, ना कोई बिल लिया गया है, ना कोई इस बात के बारे में कार्रवाई हुई। हाँ, ये एक वीडियो जो मेरे पति है उनके द्वारा बनाई गई थी, अंगूठे का कोई रिलेशन है, बता चुकी हूँ मीडिया के सामने, वो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था। और जो फ़ोटो खींची गई है वो मेरे फ़ोन में भी है, उसमें अननेचुरल सेक्स उन्होंने किया हुआ है। तो इसके साथ एक वो गहनों का मामला था कि ये तो हमारे गहने आपके पास। हाँ, उनका कहना ये है कि 13 जनवरी को जो लड़की के पिता हैं और लड़की का भाई है, कुछ गुंडों को लेकर हमारे घर के सामने आते हैं और अंदर मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करते हुए, ये लिखा हुआ है मेरे पति परवीन ने तलाक के संबंध में, कि अंदर आए हैं और मेरी माँ के साथ व्यवहार गलत करते हुए सारे गहने लेके गए हैं। इस बात की भी मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। हर जगह मेरी काउंसलिंग हो चुकी हैं। एडीआर सेंटर में मेरे से सबसे पहले यही पूछा गया था कि बेटा जब ससुराल से आए थे तो क्या चीज़ लेकर वहाँ से
जब यहाँ से मैं निकली थी तो इनकी जो व्यक्ति आए हुए थे 10 से 12 आदमी जो आए हुए थे, आंगन में बैग तक खोलकर एक एक चीज़ उनको दिखाई गई थी मेरे मायके पक्ष के लोगों के द्वारा कि आप देख लें। बेटी का एक एक सूट खोलकर दिखाया गया, पहनने के कपड़े, कि ये चीज़ है और ये चीज़ लेके जा रहे हैं। हाँ, इनका ऊपर से आरोप यही रहा है कि ये गहने लेकर गए हैं। हाँ, उस चीज़ का प्रूफ आप दिखा दो कि प्रदीप जो मेरे भाई है वो यहाँ आए हैं, पापा यहाँ आए हैं, कुछ गुंडों को लेकर आए हैं, कि गहने ले जाते हुए क्या चीज़ें हुई है, कोई वीडियो फुटेज इनके सामने वो हमें निष्पक्ष रूप से सामने लेके आए। मीडिया के सामने ये बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, व्यवहार इनका ऐसा चल रहा है, आरोप इनके गलत चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आरोप भी लगा रहे हैं और सामने भी नहीं आ रहे। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इतनी बदतमीजी ये काम इस बहू ने किया, इस परिवार ने किया, तो मीडिया के सामने आकर स्पष्ट कर दो कि इन्होंने ये किया है। जो भाई है मेरे मीडिया में है, न्यूज़ 18 में ही, प्रदीप चंडीगढ़ से, ये कह रहे हैं कि 13 की रात को प्रदीप यहाँ ऐसे आया है। ठीक है, उससे सबूत ले ले आप, वो ड्यूटी पे चंडीगढ़ था या नहीं था, यहाँ आया नहीं, वो तो लोकेशन फ़ोन की भी बता देती है कि प्रदीप इस कॉलोनी में आया नहीं आया, क्या किया है, कहाँ था प्रदीप।